सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मानव में गुणसूत्रीय विघटन या विकृतियां। इसके अंतर्गत इस अध्याय में अपने ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये टॉपिक शेष रहे: सहलग्नता, जीन विनिमय, वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये इतने टॉपिक रहे। उसके बाद में ये अपना चैप्टर खत्म। सबसे पहले अपन बात करते हैं सहलग्नता और जीन विनिमय, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। उससे पूर्व आपको मैं कुछ याद दिला दूं। 11वीं की बात हमने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम की अगर अपन बात करें तो अर्धसूत्री प्रथम को 5 अर्धसूत्री और प्रथम और द्वितीय, और दोनों के अंतर्गत क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब अगर अपन बात करें अर्धसूत्री प्रथम की तो उसके अंतर्गत प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। आप लोगों को याद होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके अंतर्गत जो पैकेटीन प्रावस्था होती है उसके अंतर्गत आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले देखिए लेप्टोटीन की अगर अपन बात करें, लेप्टोटीन प्रावस्था में 2 क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोटीन में दोनों क्रोमोसोम पास पास में आ जाते हैं, जिसे हम बाइवेलेंट या युगली कहते हैं। और पैकेटीन प्रावस्था के अंतर्गत क्रोमोसोम आपस में इस प्रकार से लिपट जाते हैं, या यूं कहें कि गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है तो उन गुणसूत्र के खंडों पर पाई जाने वाले जीन, जो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि गुणसूत्रों के ऊपर आनुवंशिकता की इकाई जो है वो पाई जाती है, जिसे मेंडल ने कारक कहा था। बेटसन एवं पुन्नेट ने उन्हें कणिकाएं कहा था कि कुछ कणिकाएं, कुछ पार्टिकल्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, या एक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आज हम जानते हैं वो क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है। तो यहां साथ में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की जो क्रिया है, यानी गुणसूत्रों के खंडों का जब आदान प्रदान होगा, गुणसूत्रों के खंडों का जब आदान प्रदान होगा तो उनके ऊपर उपस्थित जीन भी क्या होगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के अंतर्गत स्थानांतरित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय। जीन विनिमय और सहलग्नता एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। किस प्रकार से, सह का मतलब साथ में, लग्नता का मतलब लगी हुई। जब किसी गुणसूत्र के ऊपर कोई जीन, जैसे मान लीजिए ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये जीन है, ठीक है, और ये जीन उपस्थित होती हैं, और इन जीनों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ होती है। यानी मान लीजिए ये 2 जीन है, ये 2 जीन जो पास पास स्थित है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ही वंशागति होती है। अर्थात इन दोनों जीनों के मध्य क्या हुआ, इन दोनों के मध्य जीन विनिमय उपस्थित नहीं था। यानी दूसरा क्रोमोसोम होगा और दूसरे क्रोमोसोम के साथ ये क्या करेंगे, गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान करेंगे। तो मान लीजिए ये खंड टूटकर गुणसूत्र का इसके साथ जुड़ता है और इसका ये खंड टूटकर इसके साथ जुड़ता है। उस स्थिति में भी ये जो 2 जीन पास पास स्थित थी, इन दोनों में कोई दूरी नहीं आई और ये यहां आ गई। अब ये गुणसूत्र अगर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तब भी ये जीनें क्या होगी, एक साथ दूसरी पीढ़ी में जाएंगी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सहलग्नता। अर्थात जीनों की एक साथ रहने की प्रवृत्ति तथा इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरण होना सहलग्नता कहलाता है। सबसे पहले सहलग्नता जो टर्म है वो सट्टन एवं बावेरी ने दिया था, या इसके बारे में सट्टन एवं बावेरी ने सुझाया था, जो अपन जानते हैं पीछे सट्टन एवं बावेरी की हाइपोथेसिस। और बेटसन एवं पुन्नेट ने भी सहलग्नता के बारे में बताया। मॉर्गन ने सहलग्न व असहलग्न जीनों के बीच विभेद स्थापित किया। सहलग्न जीन, यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं, सहलग्नता के आधार पर, कि जीन जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सहलग्न जीन और असहलग्न। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस किसी शब्द के भी पहले जीव विज्ञान में ए लग जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो चीज क्या है, उसमें अनुपस्थित है। यानी सहलग्न जीन वे 2 जीन जो एक साथ वंशागत होती है, सहलग्न
जीन कहलाती है। और जब दो जीन, जैसे मान लीजिए ये है, ये सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के बाद वाला स्थान है, उसके ऊपर जो जीन उपस्थित है, ये दोनों जीन एक साथ वंशागत नहीं होती, तो उनको अपन क्या कह देंगे, असहलग्न जीन। अब अगर अपन सहलग्नता की बात करें तो सहलग्नता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक पूर्ण सहलग्नता और दूसरी अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता का मतलब कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्रॉसिंग ओवर की घटना हो, गुणसूत्रों को खंडों का आदान प्रदान हो, तब भी दो जीन जो एकदम समीप स्थित होती है, एकदम पास पास स्थित होती है, वे दोनों जीनें एक साथ ही वंशागत होती है, कैसी भी स्थिति हो, हूबहू इनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो उन्हें हम सहलग्न या पूर्ण सहलग्न जीन कहते हैं। लेकिन कई बार दो जीनों के मध्य हो सकता है वो एक साथ दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, लेकिन जीन विनिमय होने के कारण कई बार उनमें विभेद उत्पन्न हो सकता है, दूरी आ सकती है। उस स्थिति में वे दोनों जीनें एक साथ वंशागत नहीं होती, तो उनको कह देते हैं अपूर्ण। यानी ज्यादातर तो वो एक साथ वंशागत होती है, लेकिन कई बार वो जीन एक साथ वंशागत नहीं होती, तो उसको कहते हैं असहलग्न जीन। तो होता क्या है, या यूं कहते हैं कि सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो दो जीनों के मध्य दूरी बढ़ने पर क्या होता, सहलग्नता कम हो सकती है, या दो जीनों के मध्य दूरी कम होने पर सहलग्नता की मात्रा जो है बढ़ सकती है। आयु बढ़ने पर भी सहलग्नता की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जीन विनिमय की आवृत्ति कम होने लग जाती है। तापक्रम में बदलाव होता है या वृद्धि होती है तो सहलग्नता में कमी आती है। और दूसरा, एक्स किरणों के प्रभाव से भी जीन विनिमय बढ़ता है, और जीन विनिमय बढ़ेगा तो क्या होगा, सहलग्नता कम होगी। अब देखिए अपन पीछे चलते हैं वापस मेंडल वाले अध्याय में। मैंने आपको कहा था कि मेंडल की सफलता के एक कारणों में से एक कारण यह भी है कि मेंडल के भाग्य ने उसका साथ दिया था। तो उस समय मैंने आपको कहा था कि जब मेंडल ने जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, उन 7 लक्षणों में सहलग्नता उपस्थित नहीं थी। तो यहां अगर हम बात करें मीठी मटर की, ठीक है, मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। अब लेथाइरस ओडोरेटस के अंतर्गत आप एग्जाम्पल देखिए, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, लेथाइरस ओडोरेटस में ब्लैक कलर और लंबे परागकण। ब्लैक कलर किसका, फ्लावर का, ठीक है। और दूसरा रेड कलर, यहां क्या है, रेड कलर, यहां क्या है, ब्लैक कलर। और लंबे, लॉन्ग पोलन ग्रेन, लंबे परागकण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट परागकण। इनके मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं तो आप लोग जानते हो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होगा, BBLL, ये आ गई अपने पास F1PD, ठीक है। अब F1PD में तो क्या होंगे, प्रभाविता के नियम के अनुसार सारे के सारे काले और लंबे परागकण उपस्थित होंगे, काले पुष्प और लंबे परागकण उपस्थित होंगे। लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस मैंने आपको तकनीकी शब्दावली के अंतर्गत बताया था कि जब केवल अप्रभावी जनक के साथ F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। और इस क्रॉस में अनुपात जो है 1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए डाइहाइब्रिड क्रॉस में। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 1:1 प्राप्त होना चाहिए, तब तो क्या है, सही है। लेकिन यहाँ अनुपात कितना प्राप्त होता है, यहाँ अनुपात प्राप्त होता है 7:1:7, ये अनुपात प्राप्त होता है, जो कि किसके कारण है, ये है लिंकेज या सहलग्नता के कारण। तो मेंडल ने जो लक्षण लिए थे उनमें सहलग्नता अनुपस्थित थी। मेंडल के लक्षणों के अंतर्गत जो 7 लक्षण मेंडल ने चुने थे उनमें प्राकृतिक रूप से सहलग्नता अनुपस्थित थी। इस कारण मेंडल सफल हुआ, या मेंडल की सफलता में भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि मेंडल के समय उसको सहलग्नता का ज्ञान नहीं था। अब देखिए दूसरा अपना टॉपिक है जीन विनिमय। वैसे तो ये क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया कि युग्मक निर्माण के समय आप लोगों को पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकिटीन अवस्था में गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है, और आप लोगों को पता है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के अंतर्गत काइस्मेटा का निर्माण होता है।
और इसकी खोज भी बेटसन एवं पुन्नेट ने की थी। जीन विनिमय को समझाने के लिए युग्मन प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है, कॉपुलेशन रिप्लेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। इसके अनुसार क्या होता है कि जब गुणसूत्र आपस में ये बन गया क्या, युग्लिक बाइवेलेंट, पहले लेप्टोटीन फिर जाइगोटीन। अब पैकाइटिन अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, एक तो हर अवस्था के अंतर्गत गुणसूत्र और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे, ठीक है। और अब इस अवस्था के अंतर्गत इस प्रकार से गुणसूत्र के खंडों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। तो इसका कुछ भाग इसके साथ और इसका कुछ भाग इसके साथ, इस प्रकार से गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होगा। और जब गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होगा तो इन पर उपस्थित जीन भी क्या होगी, एक दूसरे में स्थानांतरित होगी, यानी जीनों का भी क्या हो गया, विनिमय हो गया। कुछ जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर गए और दूसरे गुणसूत्र से कुछ जीन पहले गुणसूत्र के ऊपर आए, तो ये क्या कहलाता है, जीन विनिमय। प्रत्येक गुणसूत्र अपने समजात गुणसूत्रों के समान गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय कितने प्रकार का होता है, तो देखिए जीन विनिमय सबसे पहले एकल जीन विनिमय, यानी केवल एक ही स्थान पर जब काइस्मेटा का निर्माण होता है, ये गुणसूत्र एक स्थान पर एक दूसरे से टच होते हैं तो कुछ खंडों का इनमें आदान प्रदान होता है, तो इसे एकल जीन विनिमय कहते हैं। दूसरा क्या है, दोहरा जीन विनिमय, जब दो काइस्मेटा का निर्माण होता है, दोहरा जीन विनिमय, यानी दो स्थानों पर गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है, यहाँ ये दूसरा गुणसूत्र यहाँ भी काइस्मेटा का निर्माण कर रहा है और यहाँ भी काइस्मेटा का निर्माण करता है, तो उसे दोहरा जीन विनिमय। और तीसरा हो सकता है बहु जीन विनिमय, बहु जीन विनिमय, यानी दो से अधिक स्थानों पर जब गुणसूत्रों के खंड आपस में जुड़ते हैं और गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे बहु जीन विनिमय कहते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से अपने संलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, उसी प्रकार जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हैं। तो एक तो हम ये कह देंगे कि जब संलग्नता बढ़ेगी तो जीन विनिमय कम होगा, जीन विनिमय बढ़ेगा तो संलग्नता कम होगी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और गुणसूत्र के आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुणसूत्रों को किससे अभिरंजित करते हैं, आप लोगों को याद होगा, एसिटोकार्मिन, एसिटोकार्मिन से अभिरंजित करते हैं। तो गुणसूत्रों के कुछ भाग गहरे अभिरंजित हो जाते हैं और कुछ भाग जो है वो हल्के अभिरंजित रहते हैं। तो गहरे अभिरंजित भागों को हेटेरोक्रोमेटिन और हल्के अभिरंजित भागों को क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो जो जीन हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र में स्थित होते हैं या हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र में स्थित होते हैं, उनमें जीन विनिमय की दर क्या होगी, कम होगी। दूसरा, उत्परिवर्तनात्मक जो कारक होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य धात्विक आयन जो होते हैं, उनकी सांद्रता से भी जीन विनिमय प्रभावित होता है। जीन विनिमय का महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा जीन विनिमय का महत्व है जो अपन बात करते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन, दोनों जनन में से कौन सा जनन श्रेष्ठ है, तो हम कहते हैं लैंगिक जनन श्रेष्ठ है। और उसका कारण क्या है, लैंगिक जनन श्रेष्ठ होने का कारण क्या है कि लैंगिक जनन के द्वारा विविधता उत्पन्न होती है। और वो विविधता किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो मान लीजिए ये युग्मक निर्माण के समय पता नहीं कहां से गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान हुआ, एक बार यहां से हुआ, एक बार यहां से हुआ, एक बार यहां से हुआ, कहीं से भी गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान हो सकता है। तो उसके कारण क्या होगा, एक ही माता पिता से उत्पन्न संततियों में भी क्या होगा, विविधता आएगी। और दूसरा, जीन विनिमय, गुणसूत्रों के ऊपर जीन जो है वो रैखिक क्रम में स्थित होते हैं, इसका भी अपने को पता चल जाता है जीन विनिमय के द्वारा। और उपयोगी पुनर्जीनों का उपयोग हम कर सकते हैं उन्नत किस्मों को सुधार करने में। तो ये क्या है, जीन विनिमय का महत्व है। उसके बाद में देखिए वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये अपने टॉपिक बचते हैं। तो आप लोगों को बताऊं कि ये जो टॉपिक है इनमें इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों क्या है, लिंग सहलग्न वंशागति, लिंग सहलग्न, देखिए सहलग्नता वापस आ गई, लिंग सहलग्न वंशागति, ठीक है। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसकी अपन ने चर्चा पिछले वीडियो में की थी कि दो प्रकार के यूकेरियोटिक गुणसूत्र होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लिंग गुणसूत्र और दूसरा होता है कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम और एलोसोम।
जब कोई जीन, यानी जीन क्या है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला डीएनए का खंड जब लिंग गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है, या इनकी जो वंशागति है वो लिंग गुणसूत्रों के साथ होती है, तो उसको अपन कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। और जब कायिक गुणसूत्रों के ऊपर इन रोगों के कारक स्थित होते हैं तो उसे अपन कहते हैं अलिंग सहलग्न वंशागति। तो ये दो प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है वो लिंग सहलग्न वंशागति है। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो अलिंग या कायिक गुणसूत्रों पर स्थित कारक है इनके। ठीक है, इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। आज मैं आपको केवल इनकी परिभाषा बता रहा हूं, अगले वीडियो में कल अपन इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वर्णांधता किसे कहते हैं, एक एक नंबर का प्रश्न भी इनके ऊपर पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। जब कोई व्यक्ति हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, जब कोई व्यक्ति हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है तो उसे कहते हैं वर्णांधता। हीमोफीलिया, चोट लगने पर क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त बहना जो है वो रुक जाता है। तो जिन व्यक्तियों में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त बहना नहीं रुक पाता है और रक्त स्राव के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, अपन जानते हैं आरबीसी सामान्यतः गोलाकार की होती है या उभयोतल प्रकार की होती है, लेकिन जीनों गुणसूत्र के ऊपर जो जीन स्थित होते हैं उन जीनों के कारण आरबीसी की जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है और आरबीसी की संरचना हंसियाकार हो जाती है, यानी हंसिये के आकार की। तो उसमें ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता नहीं रह पाती है, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। फिर फिनाइलकीटोनुरिया, तो फिनाइल एलेनिन विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, जो कि क्या करते हैं 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वेलिन के स्थान पर फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल के आ जाने के कारण फिनाइल एलेनिन का जमाव शरीर के अंदर हो जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं फिनाइलकीटोनुरिया। तो ये मैंने आपको इनकी परिभाषा बता दी। अगले वीडियो में अपन इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।